तो बिना पार्टी के, बिना संगठन के यह 243 सीटों पर लड़ा रहा है और इन लोगों से अच्छा उम्मीदवार चयन कर रहा है, जिस पर लोगों का विश्वास है। सब यह पहला प्रयोग कर रहा है, तो बिहार की राजनीति में बदलाव का संकेत आ रहा है। सबसे बड़ी पार्टी बन जो मानी जाती है भाजपा आज के दिन में, वह बिना संगठन वाले जदयू के पिछला नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही है। ऐसी स्थिति जदयू की और भाजपा की क्यों हुई, जहां एक जगह संगठन नहीं है, दूसरी ओर संगठन है, तो कोई निर्विवादित चेहरा नहीं। ये भाजपा के साथ भी चुनाव लड़े और राजद के साथ भी चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव लड़ने में इन्हें कहीं दिक्कत महसूस नहीं हुई, क्योंकि भाजपा का और आरजेडी का सपोर्ट अलग अलग समयों में इनके साथ मिलता रहा, भरपूर मिलता रहा। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, चुनाव सर पे है और जब चुनाव होता है तो राजनीति का विश्लेषण भी किया जाता है कि कहाँ क्या खोया क्या पाया, परिस्थितियों को देखते हुए परिस्थितियों का आकलन किया जाता है। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार जो एक छत्र राज करते रहे हैं, उनको सीटें कम आए या ज़्यादा आए ये अलहदा है, ये अलग बात है, लेकिन यह बात मानी जा रही है कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हैं, बेहतरीन इंसान हैं, उनका आईक्यू बहुत दूर तक जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन संगठन कमज़ोर है। और वहीं उनका जो घटक दल है एनडीए का, भाजपा, उसके बारे में ये कहा जाता है और हम लोग देख रहे हैं कि संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन अगर देखा जाए तो भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा बताने के लिए कोई नाम नहीं है, क्योंकि जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि आउटसोर्सिंग वाले लोग हैं, बोरो प्लेयर हैं। तो इन सारे चीज़ों पर कि आखिर ऐसी स्थिति, ऐसी व्यवस्था कैसे बनी, इसी पर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये अजीब लगता है कि नीतीश कुमार का जदयू संगठन विहीन है, जबकि मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर अगर हम लोग बात करें तो अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें आपने एक कहानी बताया कि पटना में कभी आप गए थे तो वहाँ पे दिया था कि विश्व में सबसे चर्चित मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का चेहरा खोजना नहीं है वहाँ। और भाजपा की स्थिति ऐसी है कि संगठन एक एक घर तक, बूथ तक उसका है, लेकिन उसके पास चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं है। इन परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के राजनीति में जो विगत 30 वर्ष गुजरे हैं, ये सो कॉल्ड समाजवादी सरकार कही जाती है, जिसमें इसके आधे भाग में लालू प्रसाद यादव जी ने और आधे भाग में नीतीश कुमार। ये दोनों जो है सो जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं और दोनों पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन पिछड़ी जाति के दो जाति है, विशेष जाति। लालू जी का जो पदार्पण हुआ, लालू जी जब प्रवेश किए अपने नेतृत्व को लेकर के, तो बिहार में एक नई तरह की राजनीति शुरू, जिस राजनीति को देश में या विदेश में ऐसा समझा जाता है कि गरीबों को उन्होंने आवाज़ दी, गरीबों को बराबरी का दर्जा दिया, गरीबों को सम्मान दिया, एक जागृति फैलाने की कोशिश की, जो पॉजिटिवनेस था, उसको कोई नहीं भूल सकता है। उन्होंने समाज में एक अच्छा क्रांति की शुरुआत की, लेकिन उनका दूसरा पक्ष उतना ही बुरा रहा कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके साथ उस समय उन पर मुकदमा चलने लगा, चारा घोटाला का, जेल गए, मुकदमा चलता रहा। इस सब परिस्थितियों में उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और सरकारें चलती रही।
लेकिन लालू जी ने अपना जनता दल से अलग होकर के राष्ट्रीय जनता दल बनाया और राष्ट्रीय जनता दल में कांग्रेस की ही तरह उन्होंने मुस्लिम और यादव माई समीकरण को लेकर के अपने संगठन को खड़ा करना शुरू किया गांव-गांव में और पूरे जिलों में और राज्य में। और अंतिम दिन तक नहीं, उनकी सरकार की समाप्ति तक ही नहीं, 2005 के पूर्व आज तक वह उनका समीकरण चल रहा है। संक्षेप में दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी जो है, तो नीतीश कुमार जी आए तो उन्होंने लालू जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने मन बना लिया था कि इनके खिलाफ में हमको राजनीति करनी है। तो उन्होंने जनता दल समता पार्टी बनाया, उन्होंने पहले असमता पार्टी को बाद में जेडीयू के रूप में उन्होंने परिवर्तित किया और वो भाजपा से मिल करके वो एनडीए जिसको आज हम कहते हैं, मिल करके उन्होंने सरकार बनाई और उन्होंने अपना राजपाट शुरू किया। दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। लालू जी जब तक मुख्यमंत्री रहे या उनकी पत्नी जब तक मुख्यमंत्री रही, बिहार में जातीय रैलियां हुआ करती थी। लालू जी इसको कराया करते थे। जितनी भी पिछड़ी जातियां थी उनका रैली गांधी मैदान में होता था और एक रैली से दूसरे रैली में ज़्यादा लोगों के आने का जो है तो कंपटीशन होता था और पूरा रैली से भरा रहा उनका 15 बरस उस संगठन और उस संगठन को मजबूत करता रहा वो राजद को। दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार जी आए और राजद सत्ता से बाहर हो गई, तो राजद सत्ता से बाहर होने के बाद में उनका संगठन धीरे धीरे कमजोर पड़ा। लेकिन नीतीश कुमार को जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट था, एली था भाजपा, ये एक मजबूत संगठन था और ये दोनों से मिलकर के उस सरकार चलाने लगे और सरकार चलाने में उनको कार्यकर्ता की जरूरत चुनाव के पहले महसूस नहीं। तो उन्होंने एक कानूनी जरूरियात के तहत अपने संगठन को खड़ा किया। संगठन को खड़ा किया तो स्कल्टन के रूप में खड़ा हुआ। ऐसा नहीं कि मजबूत संगठन हो, गांव-गांव तक जाए। और दूसरी तरफ उनका जो क्या कहते हैं वो भाजपा जो दूसरा घटक दल जो भाजपा थी, भाजपा ने अपने संगठन को बहुत ही प्रायोरिटी देकर के अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया। और दूसरी तरफ जेडीयू एक रीजनल पार्टी है और भाजपा एक नेशनल पार्टी है और आज के समय में वो सबसे बड़ी पार्टी है। तो उसका नेतृत्व वर्ग जो है सो केंद्र से लेकर के गांव तक वो अपने संगठन को मजबूत करने पर बहुत बल दिया। लेकिन यहाँ तो आधे आधे पर यह सब हो रहा था कि संगठन एमएलए की संख्या भाजपा का था ज़्यादा और जेडीयू का कुछ कम रहा, कभी बराबर होता था कभी कम होता था और एक बार तो इतना कम हो गया कि आधा से कम हो गया। उसके बावजूद भी भाजपा ने इनको मुख्यमंत्री बनाया और ये मुख्यमंत्री साल चलाया। हम लोगों को जिस पॉइंट पर आप बात करना चाह रहे हैं, जो बात में समस्या रखी कि नीतीश कुमार की सरकार सुशासन की सरकार और नीतीश कुमार जिस ढंग से राज्य को चला रहे थे, ये ज़्यादा आधारित थे अपने अफसरों पर, संगठन पर न के बराबर, और संगठन एक प्रकार से उपेक्षित होने लगा। यह हम लोगों का कहना नहीं है कि राजगीर में एक इनका सम्मेलन हुआ था, जेडीयू का सम्मेलन हुआ था, तो उसमें बहुत सारी बातें आई थी। उन्होंने कहा था कि आपसे कुछ नहीं होने वाला है, आप अपने को मजबूत कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए। तो इनके जो कार्यकर्ता थे, गिने चुने लोग थे हर जिले में, उन लोगों ने अपने को काफ़ी वो लोग हतोत्साहित दिखे और वैसे ही परिस्थितियां समझिए कि 20 वर्षों तक बनी रही, आज तक बनी हुई। इनके दल में नेता लोग आते रहे दूसरे दलों से टूट करके, समता पार्टी के कुछ लोग आए, आरजेडी से भी कुछ लोग आए थे
तो बहुत सारी पार्टियों के लोग भाग भाग करके इनके जेडीयू में आकर के फल लिए हुए थे और ये सरकार चलती रही। लेकिन जब हम इस दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे, एक तरफ भाजपा और मतलब कहा जा सकता है कि चूंकि इनको लगातार भाजपा का सपोर्ट मिलता रहा और उसी सपोर्ट से ये सरकार बनाते रहे, या बीच में राजद का सपोर्ट मिला, उसके तहत इन्होंने सरकार बनाया था। मतलब कि चूंकि इनकी सरकार बन जा रही थी, मुख्यमंत्री बन जा रहे थे, सपोर्ट दूसरे का होता था, इसलिए कभी संगठन पर जो मजबूती के साथ तवज्जो देना चाहिए था उसको मजबूत करने के लिए, वो दिया ही नहीं दिया गया। जब जिसे संगठन की जरूरत होती है चुनाव में, तो चुनाव में तो भाजपा के साथ होते और भाजपा का तो गांव से बूथ से लेकर के शहर तक उसका फैलाव भाजपा का भी है, राजद का भी है। राजद तो मजबूत है। तो ये भाजपा के साथ भी चुनाव लड़े और राजद के साथ भी चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव लड़ने में इन्हें कहीं दिक्कत महसूस नहीं हुई, क्योंकि भाजपा का और आरजेडी का सपोर्ट अलग अलग समयों में इनके साथ मिलता रहा, भरपूर मिलता रहा। तो इनको महसूस नहीं हुआ कि हम अपने संगठन को मजबूत करें, नए लोगों को जोड़ें, जिलों में दौरा करें, नए जनरेशन को लोगों को जमा करें, ये इन्होंने महसूस नहीं। कालांतर में ऐसा हुआ कि भाजपा का संगठन बहुत मजबूत हुआ और जेडीयू उतनी ही कमजोर हुई जितना यह मजबूत हुआ। तो एक समझिए कि एक ढांचा खड़ा है हर जिले में, और अनइम्पोर्टेंट लोग जो पार्टी के लिए मैंने दिन भर भी समय नहीं देते हैं, वैसे वैसे लोग जिलों के अध्यक्ष, सेक्रेटरी ये लोग बनने लगे। अब यहाँ एक सवाल सर उठता है कि भाजपा का संगठन मजबूत हुआ, ये उतने ही कमज़ोर रह गए, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो जदयू में कुछ चेहरे आपको मिल जाएंगे जो मुख्यमंत्री के बनने लायक हैं, अगर नीतीश कुमार को माइनस भी कर दिया जाए तो। नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। लेकिन भाजपा में सुशील मोदी के मरने के बाद एक भी चेहरा उस तरह का नजर नहीं आया जो मुख्यमंत्री बनने के लायक है। तो मजबूत संगठन के बावजूद ये स्थिति क्यों बनी रही, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, और इसको बताइए कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। जैसे कि आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो इनके साथ भाजपा के सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया और ये दोनों लोग अपने तालमेल से सरकार को चला रहे थे। बाद में यह रिश्ता इतना इन लोगों का गहरा होने लगा कि नीतीश कुमार जी भाजपा के बदले एक आदमी को ही जानने लगे, सुशील कुमार मोदी, और उन्हीं से कोऑर्डिनेशन इनका था दिन रात का। और सुशील मोदी काफ़ी तेज तर्रार लोग थे और वो कैलाशपति मिश्र के समय से वो पैदा हुए थे। तो इन लोगों का इतना बढ़िया सामंजस्य था कि नीतीश कुमार जी के शासन चलाने में कोई दिक्कत कहीं नहीं होती थी। भाजपा के लोग इनकी सभी बातों को मानते थे। भाजपा के जितने भी मंत्री या विधायक होते थे वो मुख्यमंत्री जी के प्रति आस्था व्यक्त करते थे, उनका सम्मान करते थे। तो नीतीश कुमार के समय में ही इस बात को सुशील मोदी जी ने बहुत अच्छे से आकलन किया और सुशील कुमार मोदी वो व्यक्ति हैं जो अपने राजनीति के तहत लालू यादव को जेल भेजवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सुशील कुमार मोदी, ललन सिंह, है ना, ये सब कोई थे जो लालू यादव को जेल भेजे थे। तो कागज पत्र में सबसे माहिर आदमी थे सुशील कुमार मोदी। लेकिन सुशील कुमार मोदी उस समय पनप रहे थे भाजपा में जूनियर होकर के भी। उनसे सीनियर कम से कम 2 दर्जन लोग थे वहाँ जो भाजपा के शुरुआती दौर से उसमें नेता थे। और उसमें आपको पश्चिमी बिहार, पूर्वी बिहार, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार सबके नेता लोग। तो सुशील कुमार मोदी ने
के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक योजना के तहत भाजपा के जितने सीनियर मोस्ट लीडर थे, जो इनको पसंद नहीं था, उन लोगों को दरकिनार करने का षड्यंत्र था। या इन पर भारी पड़ने वाले जितने लोग हाँ, उनको उन सारे लोगों के को किनारा करना शुरू किया और कोई कारण बता करके संगठन का फलाने का ढकाने का करके एक आदमी को, विभिन्न जातियों के जिसमें अपर कास्ट के लोग भी ज्यादा थे, एक आदमियों को, एक नेताओं को इन्होंने जगह पकड़ा दिया, टिकट से वंचित कर दिया, पावर से वंचित कर दिया और यहाँ तक कि उनकी घोर उपेक्षा शुरू की। नीतीश कुमार जी वही करते थे जो भाजपा के बारे में सुशील मोदी समझाते थे। जितने भी सीनियर मोस्ट नेता लोग थे वो सभी इस बात को महसूस करने लगे, सैड हो गए थे कि हम लोगों की बात इस सरकार में अब नहीं चलेगी और वो लोग कहीं ना कहीं अपने को बेइज्जत महसूस कर रहे थे और वो लोग पार्टी में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिए। जो कुछ सुशील मोदी जी यही चाह रहे हैं और धीरे मीडियोकर्स को लेकर के सुशील मोदी ने एक ग्रुप बना करके और भाजपा के शीर्षस्थ नेता को एक कायम स्थापित किया। उसमें ऐसे लोगों को बुला करके इनके काल में भाजपा का राज्य अध्यक्ष बनाया गया जो ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं हो सकते, मतलब उस काबिल भी नहीं, वो प्रदेश अध्यक्ष यानी किसी को अध्यक्ष बना दीजिए मूर्ति के रूप में, लेकिन जो डिसीजन सुशील मोदी का जो यस मैन होगा वो बन सकता है। जो चाहते थे सुशील मोदी वही वो करते होता था। हाँ, वर्कर की तरह, इससे ज्यादा उनकी हैसियत नहीं होती। तो सुशील मोदी जब तक जिंदा रहे यह काम करते रहे। धीरे भाजपा का नेतृत्व वर्ग, एक बहुत बड़ा नेतृत्व वर्ग, सीनियर नेतृत्व वर्ग समाप्त। यह समाप्त करने के पीछे यही लगता है कि सुशील मोदी जी अपना रास्ता साफ कर रहे थे। सुशील मोदी ने अपनी हैसियत ऐसी कोई कंपटीटर रहे ही नहीं। सुशील मोदी अपने को ऐसा बना लिया कि सुशील मोदी के खिलाफ में कोई आदमी मुंह खोल नहीं सकता, भाजपा में उड़ा नहीं सकता। जो उनके जी मिलाते थे, जो उनके गिरोह के लोग थे और बैकवर्ड फॉरवर्ड की भी राजनीति उन्होंने चरम पर की। जितने भी विपक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो खुल्लम खुला अखबारों में बयान देते रहे, समाज में बोलते रहे कि ये जो है सो इनको जनरल कास्ट के जो लोग थे, जिसको ऊंची जाति के लोग कहते हैं, जो जिन्होंने खून पसीना करके संगठन को बनाया था, उन लोगों की इतनी उपेक्षा, घनघोर उपेक्षा की जाती थी कि उनको मंच पर जगह नहीं दिया जाता था और उनके टिकट काट दिए गए, उनका इंटरेस्ट खत्म कर दिया गया और उनको सत्ता से बाहर करने का सारा रास्ता दिखा दिया गया। वे लोग खुद एक करके ड्रॉप होते गए और ड्रॉप होते होते स्थिति यह हो गई कि अब उनके जी हजूरी करने वाले लोग उनके अगल बगल रह गए। इसलिए नीतीश कुमार के सामने भाजपा का जब कोई मामला उठता था, भाजपा को का रिप्रेजेंटेशन होना था, तो एक सुशील कुमार मोदी के अलावा कोई था नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वो नीतीश कुमार के प्रति इतना समर्पित हो गए थे कि यह बात अखबारों में भी छपने लगी थी कि लोग ऐसा उम्मीद करने लगे थे, प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये जो है भाजपा छोड़ करके जेडीयू में ही चले जाए। होता भी ऐसा ही था कि जब ये 14 के पहले जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जब ये मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने अपने को जब मैदान में उतारा तो उस समय बात चलने लगी थी, तो वही सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अखबार में बयान दे दिया कि नीतीश कुमार में भी प्रधानमंत्री बनने के सारे पद। अच्छा, मतलब यही एक तरह से कहें कि मोदी के सामने ही ये नीतीश को खड़ा करने वाले भाजपा के ही नेता थे। सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया था, उन्हें घनिष्ठता इतनी ज्यादा हो गई, थी तो उन्होंने बता दिया। और मोदी उस समय मोदी अपने को प्रस्थापित करने में लगे थे, उनके खिलाफ बहुत सारी शक्तियाँ थी, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय सुशील मोदी
उप मुख्यमंत्री यानी भाजपा के प्रधान होकर के स्टेट के उन्होंने बयान दे दिया कि नीतीश कुमार में वो सारी क्षमताएं हैं जो प्रधानमंत्री में है। यानी कहने का मतलब जो मोदी इनके सामने थी। उसी काल में यह हुआ था कि जब मोदी का बिहार विजिट हुआ था तो भोजन पर उनको आमंत्रित किया गया था, फिर और भोजन पर आमंत्रित करके उसको जो है कैंसिल कर दिया गया था। बड़ा विवादित था और ये पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। सुशील कुमार मोदी के काल में यह हुआ था और यही कारण था कि जब नरेंद्र मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने उसी समय लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि अब सुशील मोदी का समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ में ऐसे ऐसे बोले हुए थे। और उसी में इनके भाषण के कारण, इनके एक वक्तव्य के कारण यहाँ के जो गिरिराज सिंह हैं, जो एक बहुत मंत्री भी मामूली एक भाजपा के नेता हुआ करते थे, उन्होंने जो है सो नरेंद्र मोदी के पक्ष में मैंने उनके तारीफ की झड़ी लगा दी, अनर्गल बयान अनर्गल बयान देना शुरू किया। और दिन भर में 1 दर्जन बयान देते थे नरेंद्र मोदी के पक्ष में। और धीरे धीरे समय ऐसा बदला कि जब प्रधानमंत्री बन गए तो गिरिराज सिंह जो है केंद्र में केंद्रीय मंत्री हो गए और 15 साल से मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं अपने अनर्गल बयान के चलते और नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के चलते। वही और उन्होंने जब ये गिरिराज सिंह सरीखे लोग जब वहाँ पहुँच गए, या चौबे जी जो आरा से विधायक थे, अश्वनी चौबे जी, ये भी उनके मारे हुए अभी काम कर रहे हैं दुबे जी। हाँ, दुबे जी कर रहे हैं, निशिकांत जी कर रहे हैं। तो ये दोनों जब वहाँ के कैबिनेट में गए तब इनका सुशील मोदी का खुलासा वहाँ पूरा का पूरा करने लगे। तो इनको जो है तब इनको अब भाजपा से बाहर करने का रास्ता शुरू। तब तक तो इन्होंने नेतृत्व विहीन कर दिया था बिहार को। अब कोई ऐसा आदमी नहीं था जो यहाँ के मुख्यमंत्री का दावेदार हो, उसके काबिल हो, जो राज्य को चला सके। तो 15 वर्षों तक बॉर्डर प्लेयर उधार लिए गए आदमी को लेकर के यह चलता रहा। सरकार तो चली, मान लीजिए कि जेडीयू और भाजपा के तालमेल से एनडीए बनाकर, लेकिन इनकी पार्टी की यह हालत हो गई, मुख्यमंत्री का तो बात छोड़िए, भाजपा पार्टी की यह हालत हो गई कि अब इनके अध्यक्ष बनाने के लिए अब कोई नहीं मिल रहा है। टॉप लीडर्स का जो एक जगह होता है, उस टॉप लीडर्स के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा है। ये मंगल पांडे जिसका नाम सुन रहे हैं, जो जब से मंत्रिमंडल इनका बनना शुरू हुआ तब से हेल्थ मिनिस्टर वही होते हैं, है ना। और दूसरे राज्यों में जाकर के वो चुनाव भी करा रहे हैं। सिवान से उठे थे ब्लॉक से, सुशील मोदी के उपजाए हुए लोग। तो इन लोगों की हालत यह है कि अभी सम्राट चौधरी जो आरजेडी से शुरू किए थे, समता पार्टी में गए, समता पार्टी से जेडीयू में गए, जेडीयू से हम पार्टी में गए और हम पार्टी से आकर के भाजपा में आ गए। और आज वो भाजपा के भविष्य कहे जाते हैं। बड़े बड़े नेता कहते हैं मन कि हमारे भाजपा के भविष्य है। तो भविष्य का मतलब कि हमारे अगर सरकार बनेगी तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और बिहार के अधिकारी लोग उनके पीछे लग गए हैं यह समझ करके कि अगले मुख्यमंत्री यही होने वाले। देखा ना आप उनको। तो ऐसे लोग भाजपा में आ गए हैं जो भाजपा पार्टी, और उनके चाल चरित्र को प्रशांत किशोर ने खोल दिया, तार कर दिया। तो अच्छा, उनका एजुकेशन देख लीजिए, उनका एजुकेशन यही है। दूसरे को गाली दे रहे थे कि 7वां पास है, 7वां पास है, उससे ज्यादा नहीं है। और अपनी स्थिति उससे भी खराब हो गई है। तो सवाल है कि हम लोगों को तो यह नहीं लगता है कि जब इस डेमोक्रेसी में तो मूर्खों का शासन होता है, जो हम नहीं फिलोसफर लोग कह चुके हैं। तो इसमें जब एजुकेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है तो कोई आदमी पहला पास हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे डिलीट हो, पीएचडी हो, उसे कोई महत्व नहीं है। वो प्रधानमंत्री बने, चाहे मुख्यमंत्री बने, चाहे कुछ बने, वो बन सकता है। तो फिर भी यह बातें तो उठती हैं, इसलिए कि आपका
आपका ज्ञान, आपका विजन यह देखा जाता है। तो स्थिति यहाँ है। तो आज भाजपा उधार लेकर के लोगों को अपना अब पार्टी का अध्यक्ष तक बना रही है ना, पार्टी का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना रही है। मतलब कि जो हम लोग बात किए, उसका जिस्ट यही निकल रहा है कि चूंकि बैसाखी पर लगातार नीतीश कुमार रहे, दूसरे के सपोर्ट पर रहे, इसलिए उनको कभी संगठन को बहुत मजबूत करने की न मजबूरी रही और न उन्होंने कोशिश किया संगठन को, इसलिए उनका संगठन कमजोर। और यहाँ जहाँ संगठन मजबूत था तो संगठन के ही बड़े लोगों ने तमाम नीचे के जो उभरते लोग थे या जो पहले से स्थापित नेता थे उनको किनारा कर दिया, तो वो संगठन रहते हुए नेता विहीन हो गए। नेता विहीन हो गए। आज यही स्थिति है। अब देखिए ना, पॉलिटिकल पार्टी लाइव ब्लड होता है डेमोक्रेसी में। यह अजूबा चीज़ है हिंदुस्तान में कि 15-20 वर्षों से जो पार्टी राज कर रही है बिहार राज्य में, उसका अपना मुख्यमंत्री का चेहरा उसके पास 20 वर्षों से बिहार में ऐसा आदमी राजपाट पर बैठा हुआ है मुख्यमंत्री बन के, इसको संगठन नाम का चीजें नहीं है। सही बात। लेकिन अब स्थिति ऐसे मोड़ पर आ गई है कि अब दोनों का अंत होने वाला है। हाँ, अब टकराहट तो है। अब टकराहट और है। टकराहट इस कदर है कि उनको कहा जा रहा है कि भाई आप मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो बताने को तैयार नहीं है। और ये अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए मजबूरी की शादी चल रही है अभी। बिहार की सबसे बड़ी विशेषता यह है, देखिए कहता है बिहार ज्ञान की भूमि है ना, ये जो तो ज्ञान की भूमि रही है, ये बड़े बड़े फिलोसफर की जन्मभूमि रही है। ये 30 वर्षों से जो सरकारें चल रही हैं, लालू जी से लेकर के नीतीश कुमार तक, इसमें दोनों का अपना अपना महत्वपूर्ण संगठन है। कहने का मतलब यह हुआ कि इनकी स्थिति ऐसे हो गई है कि बिहार में जो इतने दिनों से सरकारें 30 वर्षों से बन रही है कांग्रेस सरकार जाने के बाद में, तो लालू जी भी अकेले लड़ करके सरकार नहीं बना सकते। लालू जी की सरकार बिहार में जो शुरू हुई थी वह भाजपा के सहयोग से सरकार बनी, जिस भाजपा को कूट करके वो गाली देते हैं। और दूसरे नीतीश कुमार जी तो भाजपा के बल पर ही सरकार चला रहे हैं, है ना। तो नीतीश कुमार जी भी इस 20 वर्षों में इस लायक नहीं हुए कि वे सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करके अपनी सरकार बना रहे, और भाजपा भी उस लायक नहीं है बिहार में कि वो अकेले लड़ करके सरकार बना। कांग्रेस की भी वही स्थिति, कांग्रेस की भी वही स्थिति है, राजद की भी वही स्थिति है। तो आखिर क्या कारण है कि ये सभी राजनीतिक दल जो इतने 30 वर्षों से 3 दशकों से राजपाट कर रहे हैं और बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपने पार्टी के बलबूते सरकार बना कर अपनी नीतियों को लागू करें। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? माने बिहार की राजनीति में ये गठबंधन एक अभिशाप हो गया है बिहार की राजनीति, और इसके लिए जिम्मेवार यही नेता लोग। तो इसके मूल में अगर आप जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। जगन्नाथ मिश्र के समय से तो कांग्रेस, बिहार में कांग्रेस आज लुप्त हो गई है। लालू यादव ने अपने चतुर राजनीतिज्ञ थे, लालू जी ने सबसे पहले कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा कर लिया और कांग्रेस को बाहर कर दिया। तुर्रा यह जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा पार्टनर था, मैंने लीडर था कांग्रेस, है ना, वह उसका जो वोट दूसरा आदमी ग्रैब कर लिया, उसी के साथ मिलकर के उस सरकार में रहती और उसके पीछे लागू बन गई। जो लालू यादव कहते हैं वही राहुल गांधी को मानना पड़ता है। तो बिहार में आते आते इस सभी पॉलिटिकल पार्टी जो बड़े बड़े बांका हैं, इनकी स्थिति ऐसा क्यों हो जाती है? इस पर सिर्फ हम ही लोगों को नहीं, इस पर आम लोगों को सोचना चाहिए, इंटेलेक्चुअल को भी सोचना चाहिए, जो बड़े बड़े लेखक हैं उनको भी बताना चाहिए कि बिहार में आखिर इनकी स्थिति ऐसा क्यों है, जबकि बिहार से झारखंड अलग हो गया, अब बिहार आधे हिस्से में बिहार रह गया, उसमें जो है सो राजनीति में सभी लोग फेल है, कोई पास नहीं है। देखिए सबसे अंत में इस 3 दशकों में एक प्रशांत किशोर आया है जो सभी सीटों पर अपने चुनाव लड़ रहा है।
पहली बार पहली बार राजनीति पहली बार ये बात राजनीति के इतिहास में वो पहली बार यह एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब और बिना ऑर्गेनाइजेशन के। एक पार्टी, हाँ। मतलब एक पार्टी जिसने सभी 243 जो सीट है उस पर उम्मीदवार खड़ा हुआ हो, वह अब एक ये इतिहास रचा जा रहा है। देखिए ना, वो ये पहला व्यक्ति है जो इतिहास बना रहा है, जिसका अपना कोई संगठन नहीं है और अपनी कोई पार्टी भी नहीं है। पार्टी तो आकर अभी शुरू हुआ, हाँ। अभी शुरू हुआ। तो पार्टी जाकर के यहाँ गांधी जयंती पर, तो बिना पार्टी के, बिना संगठन के यह 243 सीटों पर लड़ा रहा है और इन लोगों से अच्छा उम्मीदवार चयन कर रहा है, जिस पर लोगों का विश्वास है। सबसे बड़ा चीज यह है कि लोगों का विश्वास है। जो 30-40 वर्षों से चला रहे हैं उन पर विश्वास नहीं है। तो यह पहला प्रयोग कर रहा है, तो बिहार की राजनीति में बदलाव का संकेत आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संकेत है, और पॉजिटिव संकेत इसको कहेंगे। पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि जब चोर और सिपाही का गठबंधन हो जाए, अगर एक उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ कि चोर और सिपाही का गठबंधन हो जाए, उस स्थिति में व्यवस्था क्या होगी? वही स्थितियाँ हुई हैं सारे गठबंधन। चाहे जैसा सर ने कहा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे मुखर रही पार्टी कांग्रेस, और कांग्रेस के वोट बैंक को राजद ने अपने पाले कर लिया, उसको दबा दिया, ग्रैब कर लिया, और आज वही कांग्रेस राजद की पिछला गुल बनी हुई है। सबसे बड़ी पार्टी जो मानी जाती है भाजपा आज के दिन में, वह बिना संगठन वाले जदयू के पिछला गुल नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही है। तो उस स्थिति में अगर प्रशांत किशोर ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है, तो निश्चित रूप से इसे, जैसा सर ने कहा कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, एक नया इतिहास रचा जा रहा है। लेकिन यह समीक्षा सारे लोगों को करनी चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति जदयू की और भाजपा की क्यों हुई, जहां एक जगह संगठन नहीं है, दूसरी ओर संगठन है, तो कोई निर्विवादित चेहरा नहीं है। देखिएगा, ये जो हम लोग इतना बात किए, इसमें कुछ प्रमुख पार्टियां थी जो स्वतंत्रता संग्राम से आ रही थी, जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी है ना। ये अब गिनती के लायक नहीं है, अब कितना दर्जन हो गया है उसका कोई ठिकाना नहीं। वो कांग्रेस के पहले भी विरोधी लोग थे, और ये जो पार्टियां सरकार बनाती हैं, इनमें भी इन लोगों के भी विरोधी है। आज वो भी इन्हीं के पीछे चल रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि चोर सिपाही का गठबंधन। तो ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में काम कर रहे हैं, इनके लिए ये प्रशांत किशोर एक प्रश्न चिन्ह लेकर के सामने खड़ा हुआ, और इन सभी को चैलेंज अकेले हुए आदमी कर रहा है कि तुम लोग इतना दिन से 50 साल से 70 साल से राजनीति कर रहे हो, हम मैंने 2 वर्ष में आकर के बिना संगठन के हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तुमसे अच्छा कैंडिडेट दिए हुए हैं, इसीलिए कहता है कि हम वर्ष पर रहेंगे चाहे फर्श पर रहेंगे। हम नए आए हैं, हम 10 साल का प्रयोग करेंगे, आज नहीं है तो कल आएंगे, लेकिन आएंगे, और हमारी सरकार बनेगी, और एक पार्टी की सरकार बनेगी, और हम अपनी नीतियों को लागू करेंगे। तो मित्रों, जो अभी वार्ता हुई, जो बातें हुई, उसमें बहुत से प्रश्न निकले, और आपसे निवेदन है कि उस पर आपका क्या विचार है, क्या मत है, ज़रूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं हमारे साथ। और इसी के साथ इस बिहार की राजनीति में जो बदलाव हो रहा है, इस पर आपका क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना विचार जैसा मैंने कहा जरूर दीजिए। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।